फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम। कई मैसेज आए हैं, व्हाट्सएप मैसेज 2-3 लोगों ने किया है कि मैं कहाँ हूँ। पता नहीं क्यों लोग इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं। मैं आउट ऑफ स्टेशन नहीं गई हूँ, मैं इलाहाबाद में ही हूँ और वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी और ऑनलाइन नहीं आ रही थी क्योंकि अभी रमज़ान स्टार्ट हुआ है। आज तीसरा रोज़ा है और रोज़े के साथ कंटिन्यू बोलना मेरे लिए बहुत थकाने वाला काम हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि हफ्ते में 1 से 2 बार ही वीडियो अपलोड करूं या फिर ऑनलाइन ना हो। बस यही वजह है और कोई वजह नहीं है। मैं यहीं पे हूँ, कहीं नहीं गई हूँ। और आज हमारा टॉपिक है इस वीडियो का पैनिक डिसऑर्डर। जो एंजाइटी डिसऑर्डर चल रहा था उसी का नेक्स्ट टॉपिक। तो पहले हम पैनिक अटैक्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। एक घबराहट की चरम अवस्था, बेचैनी और डर एक तरह का, इन सारी चीज़ों का एक मिला जुला रूप। घबराहट, बेचैनी, चक्कर आना, इधर उधर भागना, कांपना, घुटन होना, सांस लेने में प्रॉब्लम, इसकी चरम अवस्था कम से कम ये 10-20 मिनट भी रह सकता है और कभी कभी 1 घंटे भी रह सकता है। अगर ये कंडीशन बनी रहती है और ये अचानक से होता है, इसके पहले इसके मतलब अटैक्स आने से पहले कोई और लक्षण नहीं होता है। और इसमें कभी कभी सीने में दर्द भी होता है। जैसे कि अगर कोई किसी को पहली बार हो रहा है तो लोग इस गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं कि शायद मुझे हार्ट अटैक हुआ है। तो इसमें बेचैनी बहुत ज़्यादा होने लगती है और घबराहट होते हैं, पसीने आने लगते हैं, चक्कर आने लगता है, घुटन, सांस लेने में तकलीफ़, ये सारे लक्षण होते हैं, सिम्टम होते हैं पैनिक अटैक्स के। और ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोगों को ये पैनिक अटैक्स पूरी लाइफ में 1-2 बार आता है। लेकिन जिसको ये पैनिक अटैक्स आने का जो समय होता है, ये 20 से 25 साल के लोगों में ही शुरू हो जाता है। और पैनिक डिसऑर्डर उसे कहा जाता है जिनको कम से कम 3 से 4 अटैक आ चुके हैं 1-2 महीने या फिर मतलब बहुत जल्दी इस तरह के दौरे 3 से 4 बार पड़ चुके हैं। उसको पैनिक अटैक्स के दौरे पड़ते 3-4 बार जब हो जाता है तो उसको पैनिक डिसऑर्डर माना जाने लगता है। और पैनिक अटैक्स, पैनिक डिसऑर्डर के लक्षण सेम होते हैं, सब कुछ सेम होता है। बस यही फ़र्क होता है कि अगर किसी को 1 बार आए, पूरी लाइफ में किसी को 1 या 2 बार ही आता है तो उसको पैनिक अटैक्स कहते हैं। लेकिन जिसका ये सिलसिला लगातार स्टार्ट रहता है, कुछ दिनों पे, कुछ महीनों पे, बार बार ये अटैक्स आते रहते हैं, उसको पैनिक डिसऑर्डर कहा जाता है। और ये आमतौर से 20-25 साल के लोगों में ही, युवा लोगों में ही देखा जाता है। 20 साल के बाद ही ये चीज़ें दिखती हैं। ज़्यादातर पेशेंट युवा ही होते हैं इसके। और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, तो जाके अपना चेकअप कराते हैं। चेकअप में रिपोर्ट नॉर्मल आने के बाद भी उनको ये डाउट रहता है कि शायद चेकअप अच्छा से नहीं हुआ है। तो ज़रूरी नहीं है कि इस तरह के लक्षण आ रहे हैं तो हार्ट अटैक है उसका लक्षण है, ये ज़रूरी नहीं है। ये पैनिक डिसऑर्डर भी हो सकता है। और चूँकि इसमें सीने में दर्द भी होता है, तेज़ दर्द भी हो सकता है, घबराहट, सांस लेने में प्रॉब्लम, इसलिए कन्फ्यूजन होता है कि ये हार्ट अटैक है या पैनिक अटैक है। तो इसमें सुझाव ये दिया जाता है पेशेंट को जिनको पैनिक डिसऑर्डर है कि अपना जो रूटीन है, दैनिक दिनचर्या, उसको नियमित करने का प्रयास करें। एक तरह से आप टाइम टेबल बना लें और उसको फॉलो करें कि रोज़ इस टाइम पे ये काम करना है, उसके बाद ये करना है। ऐसे ऐसे आप अपने सुविधा के अनुसार आप अपना दिनचर्या का एक नियमित टाइम टेबल बना लें। उसके बाद नियमित व्यायाम करने का प्रयास करें। बहुत ज़्यादा नहीं, 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे तक योगा या हल्का फुल्का कोई एक्सरसाइज, जिस भी तरह का आपको व्यायाम पसंद है, टहलना, दौड़ना या डांस, स्विमिंग, जो भी आपको एक्सरसाइज पसंद है, या फिर योगा,
मेडिटेशन, जो भी पसंद है, आप आधे घंटे तक इसको अपने रूटीन में शामिल करें। उसके बाद पर्याप्त नींद लेने का प्रयास करें। ये नहीं कि आप स्लीपिंग पिल्स ले रहे हैं, दवाइयाँ खा खा के सो रहे हैं, इस तरह से नहीं। जो नेचुरल स्लीपिंग होती है वो उसका प्रयास करें कि आप स्वतः ही सोने का एक स्वस्थ नींद का टाइम माना जाता है 6 से 7 घंटे, और कम से कम 4 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा 10 घंटे सोना चाहिए। 10 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जिसको कोई बहुत मजबूरी है कि वो ज़्यादा नहीं सो सकता है, वो फिर भी वो कम से कम 4 घंटे सोए। और ऐसा सलाह दिया जाता है कि 6-7 घंटे की नींद, या अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, तो उसको 7-8 घंटे की नींद की सलाह दी जाती है। और 7 से 8 घंटे की नींद ही आदर्श मानी जाती है। तो आप प्रयास करें कि 7 से 8 घंटे की नींद लें, और निकोटीन, कैफ़ीन, अल्कोहल वाले पदार्थ ना लें, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, सिगरेट, कोई नशीला पदार्थ या फिर शराब, इन सब का सेवन ना करें, बचें या फिर इसकी मात्रा कम कर दें। और ये पैनिक डिसऑर्डर एक दीर्घकालिक समय तक रहने वाला डिसऑर्डर है, इसलिए पेशेंट को परहेज, ये सारी चीज़ें जो मैंने बताया है, ये ज़रूरी होता है। साथ में ट्रीटमेंट भी ज़रूरी होता है। ट्रीटमेंट में मेडिकेशन चलता है, दवाइयाँ चलती हैं, और थेरेपी में वही CBT चलता है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी। और इसके लिए आपको साइकाइट्रिस्ट से मिलना चाहिए, वही इसका ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि इसमें दवाइयाँ चलाना ज़रूरी हो जाता है अनिवार्य रूप से। और इसका कारण होता है कि जैसे जेनेटिक भी हो सकता है, एनवायरमेंटल भी हो सकता है, माहौल, जो आपका माहौल है तनावपूर्ण है, उसके वजह से भी हो सकता है एंजाइटी, और कुछ और मानसिक रोग होने की वजह से भी एंजाइटी की ये पैनिक डिसऑर्डर की समस्या हो सकती है। जैसे कि कुछ अदर एंजाइटी डिसऑर्डर किसी में है, जैसे कि OCD है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, या फोबिया है किसी तरह का, खासकर अगर सोशल फोबिया है किसी में, या स्पेसिफिक फोबिया है, या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, या सेपरेशन एंजाइटी की प्रॉब्लम है किसी में। इस तरह के अगर कोई मानसिक रोग है तो उन लोगों में पैनिक अटैक्स आने के खतरे रहते हैं, और पैनिक डिसऑर्डर होने का भी खतरा रहता है। और अगर किसी में फैमिली हिस्ट्री है पैनिक डिसऑर्डर का या पैनिक अटैक्स का, उनके फैमिली मेम्बर में भी होने का ये खतरा रहता है। फैमिली के हिस्ट्री का मतलब कि दादा परदादा या नाना नानी, ऐसे माँ बाप के किसी भी फैमिली मेम्बर में ये पीढ़ियों से चला आ रहा है, तो उनके बच्चों में, उनकी जनरेशन में ये चीज़ होने का खतरा रहता है। उसके बाद है मेजर स्ट्रेस। इसका मतलब ये कि कोई बहुत गहरा सदमा पहुंचा हो, जैसे किसी की डेथ हो गई हो, उसके सदमे की वजह से पैनिक अटैक्स का आना, या फिर मानसिक आघात। अक्सर ये होता है कि बच्चों में अगर सेक्सुअल असल्ट हुआ है, या फिर कोई सीरियस एक्सीडेंट हुआ है, उनकी लाइफ में कुछ दुखद घटनाएं हुई हैं बहुत ज़्यादा, इस वजह से उनको पैनिक अटैक्स आने लगते हैं। या फिर युवा में भी इस तरह की समस्या होती है, या बचपन में कुछ हुआ है तो बड़े होने पे युवावस्था तक आते आते पैनिक अटैक्स आने लगते हैं, फिर वो पैनिक डिसऑर्डर बन जाता है। तो ये रीज़न होता है, और इसमें परहेज बहुत ज़रूरी होता है। रूटीन सुधारना, कैफ़ीन, निकोटीन, अल्कोहल को छोड़ना, और माहौल का भी सहयोग होता है कि आसपास का माहौल शांतिपूर्ण हो, सहयोगात्मक हो। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। हम नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं। बाय।